स्ट्राइक का मतलब यह है कि एम्प्लॉय के द्वारा टेम्पररी या परमानेंट तरीके से काम को अस्थायी रूप से रोक देना कि अब नहीं करने वाला हूँ, तो जब तक मेरा डिमांड पूरा नहीं करते तब तक, या कुछ ऐसे डिस्प्यूट हैं जब तक रिजॉल्व नहीं करते तब तक। ठीक है, तो ये इनिशिएट किसके द्वारा किया जाता है? ये वर्कमैन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्राइक। इसके बाद दूसरा सवाल है इसमें आपका लॉकआउट। 27वां सवाल है लॉकआउट का। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन L ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट the term lockout is defined, and according to this definition it means the temporary closing of a place of employment or the suspension of work or the refusal by an employer to continue to employ any number of persons employed by him। ठीक है, तो एम्प्लॉय में ये जो लॉकआउट होता है वो कौन इनिशिएट करता है? एम्प्लॉयर। ठीक है, वो अपने काम को कुछ दिनों के लिए बंद कर देता है। ठीक है, और जो भी स्टाफ रहते हैं उसको सस्पेंड कर देता है कि फिलहाल अभी मुझे काम नहीं कराना है। ठीक है, तो ये होता है लॉकआउट। अभी देखो लीगली इसका डेफिनेशन क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन Q ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट define strike as a group of workers in any industry stopping work together। ठीक है, सब साथ में मिलके, और a joint refusal by any number of workers who are or have been employed to continue working or accept employment। ठीक है, तो कोई भी बंदा जो भी किसी एम्प्लॉयमेंट में है वो ग्रुप के साथ मिलकर काम को रोक देता है। ठीक है, रिफ्यूज कर देता है काम करने से, तो उसको बोला जाता है स्ट्राइक। ठीक है, अभी कुछ एसेंशियल है जो स्ट्राइक के संदर्भ में आपको समझना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्राइक और लॉकआउट का, तो कब कब कोई भी स्ट्राइक लीगल माना जाएगा और कब कब कोई स्ट्राइक इलीगल माना जाएगा उसके बारे में। ठीक है, सेक्शन 22 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोहिबिट्स स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, and section 23 general restricts strike in any industrial establishment, making strikes mostly illegal. However, section 24 subsection 3 specifies that a strike in response to an illegal lockout would not be illegal. There are also situations where a strike can be considered legal. Section 20 subsection 1 outline that conciliation proceeding begin when a notice is received by conciliation officer or when the dispute is referred to the board। ठीक है, जब कोई भी आपको जैसे मान के चलो लॉकआउट करना है, ठीक है, या स्ट्राइक करना है, तो स्ट्राइक से आपको स्ट्राइक करना है तो आपको जो क्या बोलते हैं आपके जो एम्प्लॉयर है आपको उनको बताना पड़ेगा कि मेरा जो मसला है, हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो फिर मुझे काम रोकना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं समझोगे तो मुझे कोई रीजन होना चाहिए, आपके स्ट्राइक का कोई रीजन होना चाहिए। अगर आप बिना रीजन के कोई स्ट्राइक करते हो तो वो इलीगल है। और इलीगल और कब कब हो सकता है स्ट्राइक? देखिए, वायलेट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी भी तरीके से आपने स्ट्राइक किया है और वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप उस एम्प्लॉयमेंट में आए थे, तो वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद है स्ट्राइक बिगिंस ड्यूरिंग एन अवार्ड और सेटलमेंट पीरियड। कोई डिस्प्यूट हुआ था आपका, ठीक है, और वो उसमें अभी अवार्ड आना है। ठीक है, मतलब अवार्ड पास नहीं हुआ है, जिसके पास गया है, चाहे आर्बिट्रेशन के पास गया हो, चाहे कंसिलिएटर के पास गया हो, कहीं तो गया होगा ना आपका डिस्प्यूट, वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है और आपने उनका फैसला आने से पहले स्ट्राइक कर दिया, तो ये इलीगल माना जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी मसला है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपका मैटर जाएगा आर्बिट्रेशन में या कंसिलिएशन में, तो वहाँ जो भी फैसला होगा उसके आने के बाद आप स्ट्राइक करो। ठीक है, आप वहाँ पे मैटर पेंडिंग है और आप स्ट्राइक कर दिए तो इसको इलीगल माना जाएगा। ठीक है, ये लीगल स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी लॉकआउट, लॉकआउट का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन L में। The Industrial Dispute Act defines a lockout as
द टेम्पररी क्लोजर ऑफ वर्क प्लेस और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और an employer's refusal to continue employing any number of workers during their period of employment. ठीक है, a lockout is when an employer temporarily close off a workplace or stop work. It's different from permanently closing a business. ठीक है, before 1860 a lockout was referred to as a turn off. A lockout serves as the employer counterpart to a strike. ठीक है, ये उसमें जो आपका जो स्ट्राइक है वो कौन इनिशिएट करता है, वो वर्कर करता है, और लॉकआउट कौन इनिशिएट करता है, तो ये करता है आपका एम्प्लॉयर, मालिक। ठीक है, एक तरीके से स्ट्राइक का ही रिवेंज होता है लॉकआउट। ठीक है, अभी देखो एसेंशियल क्या है लॉकआउट का। एसेंशियल है फर्स्ट, टेम्पररी क्लोजर ऑफ द वर्क प्लेस बाय द एम्प्लॉयर और द सस्पेंशन ऑफ द वर्क बाय द एम्प्लॉयर और रिफ्यूजल ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, किसी भी तरीके से जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके काम को रोक देता है, चाहे वो अपना शटर बंद कर ले या आपको निकाल दे, चाहे आपको मना कर दे। ठीक है, इसके बाद है इट शुड रिलेट टू एन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर ये होना चाहिए। आप कहीं भी कोई बंदा किसी को निकाल रहा है तो वो ये लॉकआउट नहीं माना जाता, वो इंडस्ट्री के पैरामीटर में सेट होना चाहिए, तब होगा वो। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा सवाल है, ये स्ट्राइक लॉकआउट समझ में आया आप लोगों को, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर के ऊपर। किधर गया आपका, समझ में, आप बोल ही नहीं रहे हो कोई। स्ट्राइक और ये लॉकआउट समझ में आया ना सभी को? ओके, ठीक है, सिंपल सा याद रखना, आपसे स्ट्राइक और लॉकआउट का पूछेगा ही। ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक का मतलब होता है कि टेम्पररी आप काम को जो है रिफ्यूज कर देते हो करने से, और वो ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो वो स्ट्राइक होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एम्प्लॉई के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या हो सकता है कि ये स्ट्राइक जो होता है वो किसी डिस्प्यूट या कोई ऐसे ग्रीवियंसेस होते हैं दोनों के बीच जिसको रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्ट्राइक अपने मन से थोड़ी किया जाता है कि यार आज हमको छुट्टी चाहिए तो सब लोग मार दो छुट्टी, ऐसे नहीं होता है, आपका कोई रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें स्ट्राइक में आ जाएंगी। फिर लॉकआउट क्या होता है, लॉकआउट में होता है कि भाई जो भी ऑनर होता है वो अपने यहाँ पे जो भी उसका एम्प्लॉयमेंट है उसको टेम्पररी क्लोज कर देता है। ठीक है, कि मुझे अभी इसमें काम नहीं कराना है, टेम्पररी क्लोज कर देता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा ये होता है कि इसमें एम्प्लॉयर इनिशिएट करता है, ये काम करता कौन है लॉकआउट का, तो एम्प्लॉयर करता है। तीसरा, एम्प्लॉयर क्यों करता है, तो एम्प्लॉय के किसी ऐसे रीजन के कारण जिसमें उसको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे कुछ ना कुछ एम्प्लॉय गलत कर रहा है, तो ऐसा करते हैं उसको निकाल ही देते हैं, टेम्पररी काम बंद कर देते हैं, हटा जाने दो, जो करेगा वो करेगा अपना। ठीक है, तो या तो किसी भी तरीके का रिवेंज लेना होता है एम्प्लॉयर को। हमेशा याद रखना, लॉकआउट जो होता है ना वो बाय कोर्जन ही होता है, कुछ उसको कराना रहता है, नहीं करता है ना लॉकआउट कर दो, ऐसा। तो एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर के हिसाब से नहीं चलता है तो फिर एम्प्लॉयर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो लॉकआउट कर देता है। तो ये मेजर तीन डिफरेंस याद रखना, तो स्ट्राइक और लॉकआउट को आराम से आप लोग सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आपका दूसरा सवाल है आपका, किधर गया, एक सेकंड, सवाल भी गायब हो जाता है। दूसरा है आपका ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर। ये देखो,
मेरा सवाल नंबर 25 आप पढ़ोगे मेरे इम्पोर्टेंट 40 का, तो उसमें रिट्रेंचमेंट को डिफाइन किया है मैंने, अच्छे से किया है, ठीक है। इसके बाद आपका ले ऑफ है, ले ऑफ मैंने डिफाइन किया है, आपका क्वेश्चन नंबर है ले ऑफ में। ये लोग आप लोग मेरा इम्पोर्टेंट 40 पढ़ते ना, तो आराम से आधा सवाल तो आप खुद से ही समझ जाते कि यार इसमें क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। देखो मैंने से क्वेश्चन नंबर 2 में ले ऑफ के बारे में बताया है, इसके बाद मैंने ले ऑफ का लास्ट में भी बताया है एक सवाल में। देखो कौन सा सवाल है, आपको बता देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इसको समझाऊंगा मैं अच्छे से। ये देखो क्वेश्चन नंबर 36, उसमें ले ऑफ को मैंने अच्छे से बताया है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 36 में मैंने क्या लिखा है। तो सबसे पहला सवाल क्या है आपका, ले ऑफ के बारे में। तो ले ऑफ क्या होता है, ले ऑफ मीन्स द फेलियर, refusal or inability of an employer on account of shortage of coal, power, raw material or the accumulation of the stocks or the breakdown of machinery or for any reason connected to give employment to a workman whose name is borne on the muster roll on his industrial establishment। ले ऑफ का मतलब होता है, जैसे मेरा कोई कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे मैं क्या बोलते हैं फर्नीचर का काम करता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास ना जो रॉ मटेरियल आते थे, वो तख्ता आता है ना, प्लाई, वो जो लकड़ी का होता है, उसी से पूरा फर्नीचर बनता है। वो रॉ मटेरियल किसी कारण से मेरे पास अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, और मेरे पास बहुत सारा स्टाफ है, तो मैं क्या करूँगा, उसका सैलरी थोड़ी घर बिठा के दूंगा मैं उसको, ठीक है। तो मैं टेम्पररी उनको बोलता हूँ कि भाई अभी मत आओ काम पर, अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये जो ले ऑफ होता है वो टेम्पररी होता है, ठीक है। अगर उसका जो माल मटेरियल या रॉ मटेरियल जो भी है, अगर वो आ जाता है तो जिसको भी उसने निकाला है, ठीक है, टेम्पररी ले ऑफ दिया है, उसको उसी हिसाब से फिर से वापस बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये ले ऑफ जो होता है वो किसी मजबूरी में होता है, जैसे कोई रॉ मटेरियल नहीं है, या आपका मान के चलो जिस मशीन से काम होता था वो मशीन ख़राब हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, या ऐसा हो गया कि हमारे पास स्टॉक इतना बन गया है ना कि अभी बिक नहीं रहा है, ठीक है, और अभी स्टाफ और बनाएगा तो मैं कहाँ रखूँगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी बोलता है कि भाई अभी फ़िलहाल छुट्टी ले लो, ठीक है, अभी फ़िलहाल आराम करो, फिर बाद में आना, ठीक है, ऐसा। या आपका जैसे कोई बिजली है, करंट पे चलता है पूरा मशीनरी, अब वो बिजली ही चला गया है और मशीन मतलब 4-5 दिन बंद रहेगा या महीना 2 महीना बंद रहेगा, तो उसको क्या करेगा, बिठा के उसको ले ऑफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयर को लगता है कि यार अभी स्टाफ को सैलरी देना भी मुश्किल हो जाएगा अगर हम रखेंगे तो उसमें वो ले ऑफ कर देते हैं उनको, लेकिन ले ऑफ का कंपनसेशन दिया जाता है उनको, ठीक है। हाँ बोलिए आरती। ले ऑफ और लॉकआउट में डिफरेंस क्या है? ले ऑफ जो होता है ना, वो होता है कि भाई हमारे पास कुछ रीज़न है, ठीक है, कि ये जैसे मान के चलो मेरे पास जो मशीन था वो बंद हो गया है, मुझे आपको रखना है। इसमें लॉकआउट जो होता है ना, उसमें एम्प्लॉयर जो होता है वो जानबूझ के उसको निकालना चाहता है, और इसीलिए वो बोलता है कि भाई आज से वर्क प्लेस बंद है, मुझे काम नहीं कराना है, अब मत आना, ठीक है। वो बाय कोवर्जन होता है, ज़बरदस्ती। मैं बोलता हूँ कि आरती तुमको ये काम करना पड़ेगा, तुम बोलोगे यार ये जब वैकेंसी था तब तुम तो ऐसा नहीं बोले कि तुम ये भी करना पड़ेगा, तुम अभी ज़बरदस्ती कर रहे हो। अब एम्प्लॉयर क्या सोचेगा, अभी ये बहुत कूद रहा है, चलो इसको निकाल ही देते हैं, नहीं भाई काम नहीं होगा, बंद कर दो, बंद कर देता है, ठीक है। तो वो फोर्सफुली होता है, लॉकआउट जो होता है ना वो फोर्सफुली होता है। लेकिन ये जो ले ऑफ है आपका, ये ले ऑफ है कंपनी के पास रीज़न होता है कि भाई हमारे पास मशीन नहीं है तो कहाँ पे काम करोगे, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, कैसे काम होगा। ले ऑफ में कंपनी का इच्छा है कि आप काम करो, ठीक है, लेकिन उसके पास पर्याप्त स्रोत नहीं है जिससे आपसे काम करवाएगा, तो कैसे कराएगा, तो वो हो जाता है ले ऑफ, ठीक है। हाँ, लॉकआउट जो है वो मैन मेड है, जो एम्प्लॉयर है वो जानबूझ के साजिश करके वो बंद करता है, लेकिन ले ऑफ जो है वो मैन मेड नहीं है। अब माल ही नहीं तो क्या कर सकता है बेचारा, वो मशीन ही बंद हो गया तो क्या कर सकता है, वो बिजली ही नहीं है तो क्या कर सकता है, वो उसके हाथ में नहीं होगा ना, तब ले ऑफ दे देगा। लेकिन ले ऑफ का भी कंपनसेशन मिलता है उसको, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका ले ऑफ। दूसरा क्या था आपका, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा था आपका
तुरंत भाग भी जाता है यार, क्या बोले। हाँ, दूसरा था आपका रिट्रेंचमेंट। ठीक है, रिट्रेंचमेंट देखो क्या होता है। रिट्रेंचमेंट को मैंने डिफाइन किया है आपका क्वेश्चन नंबर 25 में, 25 में। रिट्रेंचमेंट क्या होता है वो देखो। रिट्रेंचमेंट इज द प्रोसेस of letting go of employees by employer not due to conflict taking place but for economic reason. The act defines retrenchment as the termination of by the employer of the service of workman for any reason other than disciplinary action. ठीक है, but does not include voluntary retirement ड्यू टू इल हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, इसको साधारण वर्डों में समझो। मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ पे ना बहुत सारे बंदे काम करते हैं, कोविड आ गया, काम धंधा ठंडा हो गया। ठीक है, अब मेरे पास इतने सारे स्टाफ है लेकिन काम इतना कम हो गया ना कि मैं मतलब इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे सर्वाइव करूंगा। अब मेरे यहाँ पहले जब कोरोना नहीं था तो 1000 कुर्सियां बनती थी। ठीक है, उससे मैं लाखों कमाता था। अभी हमारे यहाँ 10 कुर्सी भी नहीं बनता है। तो उस समय पर अगर मेरे पास 100 स्टाफ थे तो मैं 1000 कुर्सी बेच के कमा लेता था, उनकी सैलरी दे देता था। अभी मैं 10 कुर्सी भी नहीं बेच रहा हूँ तो उसमें 100 एम्प्लॉय को कैसे पालूंगा। इकोनॉमिकली मेरा जो कंडीशन है वो वीक हो गया, तो मुझे कुछ स्टाफ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो है ना उस समय पर उस स्टाफ को निकालता है तो उसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट। ठीक है, मतलब जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा उसके पास है फिलहाल, तो वो जितना उसको नहीं चाहिए उसको निकाल देता है, उसको बोला जाता है रिट्रेंचमेंट। लेकिन रिट्रेंचमेंट में ये याद रखना कि वो किसी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता है। ठीक है, मतलब मन मुटाव करके निकाल दिया, ऐसा नहीं। आपके पास सही में जेन्युइनली आपके पास इकोनॉमिक रीजन होना चाहिए कि सर मैं इतने स्टाफ का पालन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास 100 स्टाफ है, काम अभी मेरे पास 10 स्टाफ का है, तो मैं कहाँ से 90 को पालूं। ठीक है, तब आप इकोनॉमिक रीजन के कारण किसी को रिट्रेंच करते हो, निकालते हो, तो वो रिट्रेंचमेंट कहलाता है। इसमें अगर कोई स्टाफ जानबूझ के खुद से अगर निकल रहा है या रिटायरमेंट ले रहा है तो वो नहीं आता है, और कोई बंदा बीमार है अगर उसको कंपनी ने निकाल दिया है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो क्लोजर को भी मैंने डिफाइन किया है। क्लोजर है आपका क्वेश्चन नंबर, मैं बता देता हूँ, आप लोग मार्क कर लेना और एक बार पढ़ लेना जरूर। ठीक है, क्योंकि आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। आपको इतना अच्छा से देखो, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं क्लोजर कहाँ डिफाइन है। क्लोजर है आपका डिफाइन हाँ देखो 34 नंबर का सवाल है, व्हाट इज क्लोजर। क्या है क्लोजर, क्या होता है। क्लोजर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2cc of the Industrial Dispute Act, which states that the permanent closing down of a place of employment or part thereof। कोई भी एम्प्लॉयमेंट का जो सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे जॉब मिलता है, जहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, उसको आप अगर परमानेंटली शट डाउन कर देते हो, बंद कर देते हो, तो उसको बोला जाता है क्लोजर। अगर आपने पूरा एम्प्लॉयमेंट को बंद नहीं किया है, पूरे प्लेस को बंद नहीं किया, अगर उसके कुछ पार्ट को भी बंद किया है तो उसको बोला जाएगा क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर का भी डिफिनीशन दिया है मैंने 34 में। अभी ये क्लोजर का मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ना एग्जाम में थोड़ा अच्छे से सिर्फ क्लोजर का पूछ दे तो आप लोग अच्छे से बना के आओ। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, क्लोजर कहाँ गया। और ये मैंने लॉन्ग आंसर में भी बताया था आप लोगों को, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो ना, जो हम लोग लॉन्ग आंसर किए थे, किसी को याद हो तो मैंने पूरा उसमें बताया था, ये लॉन्ग आंसर में भी। एक सेकेंड, हाँ, फुल डिटेल्ड लेक्चर लिया था मैंने क्लोजर का, किधर गया वो। एक सेकेंड।
सर क्लोजर। आपने लॉन्ग हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर आपने लॉन्ग आंसर की कॉपी दी है? लॉन्ग आंसर का मैंने यूट्यूब पे डाला है ना वीडियो। लॉन्ग आंसर का मैंने आंसर नहीं, आंसर का भी भेज दिया था ना आप लोगों को आर्टिकल। लॉन्ग आंसर का भेजा ना मैंने ग्रुप में आर्टिकल। किसी को याद ही नहीं है। अरे 15 सवाल आप लोगों ने, किसी ने भेजा था, मनीष पंडित ने, तो हमने सबको डिफाइन किया था। सर सैटरडे का लेक्चर 11 तारीख का। मैंने उसमें डिफाइन किया था क्लोजर वगैरह को, और मैंने सारा आर्टिकल भी भेजा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं क्लोजर के बारे में थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लोजर का मैंने बता दिया कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, परमानेंटली अगर आप बंद करते हो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है उस प्लेस को, तो उसको बोला जाता है क्लोजर। ठीक है, अब क्लोजर कौन से कंपनी में या कौन से प्लेस पर कब होगा तो माना जाएगा, ये देखो। आपका पहले मैं बता देता हूँ, अच्छे से डेफिनेशन को बताता हूँ। क्लोजर मीन्स परमानेंटली शटिंग डाउन ऑफ अ वर्क प्लेस, ठीक है, और ए पार्ट ऑफ इट। किसी भी वर्क प्लेस का अगर आप परमानेंटली बंद करते हो, शटर डाउन करते हो, तो माना जाएगा कि वो क्लोजर हो गया। ठीक है, या आप उसके पार्ट को भी, कोई पार्ट को बंद कर रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आपका क्लोजर हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्लोजर। क्लोजर का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ करना पड़ता है। अपने मन से आप थोड़ी ना क्लोज कर दोगे कोई भी एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, इफ एन एम्प्लॉयर प्लान्स टू क्लोज देयर इस्टेब्लिशमेंट, दे मस्ट अप्लाई एट लीस्ट 60 डेज। यहाँ पे 90 लिखा है, गलत है, मैंने पिछले लेक्चर में भी करेक्ट किया था। 60 डेज इन एडवांस टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी कंपनी जो है, एम्प्लॉयर जो है, अपना वर्क प्लेस को अगर क्लोज करना चाहता है, शट डाउन करना चाहता है, तो उसको 60 दिन पहले, ठीक है, शट डाउन करने से पहले 60 दिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जो है एक नोटिस दिया जाएगा उसके हाथ से। ठीक है, कि सर मैं अपना वर्क प्लेस जो है वो बंद करने जा रहा हूँ। ठीक है, 60 दिन पहले। कहाँ, किसको देगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। दूसरा नोटिस वर्कमैन को। ठीक है, जो भी उस वर्क प्लेस पे काम कर रहा होगा उसके वर्कमैन को और वहाँ के गवर्नमेंट को, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, उनको 60 दिन पहले क्या दिया जाएगा? नोटिस। किस चीज़ का? क्लोजर का, कि भाई मैं अपना जो है इस्टेब्लिशमेंट या अपना वर्क प्लेस जो है मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ये जो नोटिस का, क्लोजर का नोटिस गवर्नमेंट को दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? वो चेक करेगा। ठीक है, दोनों को बुलाएगा, दोनों को अपनी बात रखने का मौका देगा, वर्कमैन को और एम्प्लॉयर को, कि भाई तुम दोनों अपनी बात रखो। वो अगर वो जा नहीं सकता तो अपना अपना रिप्लाई फाइल करेगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, गवर्नमेंट अगर दोनों के रीजन से सेटिस्फाई है, ठीक है, या एम्प्लॉयर के रीजन से या इनके रीजन से, दोनों के रीजन से अगर सेटिस्फाई है, तो क्लोजर का ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, क्लोज कर लो। ठीक है, अगर वर्कमैन कोई रीज़न बताता है कि ये क्लोजर नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे वगैरह वगैरह, कुछ भी, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है क्लोजर को डिनाई कर देगा कि नहीं, आप क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये है कि आप एम्प्लॉयर हो, आपने गवर्नमेंट को नोटिस भेज दिया, वर्कमैन को नोटिस भेज दिया, 60 दिन आप वेट किए, आपको कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला गवर्नमेंट से कि भाई आपको मैंने अलाउ किया वर्कमैन को, वर्क प्लेस को क्लोज कर लो, या मैं डिनाई कर रहा हूँ आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 60 दिन के भीतर कुछ भी रिस्पांस नहीं देती है गवर्नमेंट, तो ये एम्प्लॉयर को अधिकार होता है कि वो मान ले कि गवर्नमेंट ने उसके ये नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया है और वो क्लोज कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है, ये प्रोसीजर है। अगर किसी एम्प्लॉयर को अपने इस्टेब्लिशमेंट को क्लोज करना है, तो 60 दिन पहले एक नोटिस वर्कमैन को, जो वहाँ पे वर्कर हैं, एक नोटिस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट का काम है कि दोनों को सुने और तब जो है उसके क्लोजर नोटिस पर डिसीजन ले। ठीक है, अगर डिसीजन में गवर्नमेंट को सेटिस्फैक्ट्री रीजन मिलता है, तो वो बोल देगा कि ठीक है क्लोज कर लो।
अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री रीज़न नहीं मिलेगा क्लोज करने के तो डिनाई भी कर सकता है गवर्नमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयर के पास पावर ये है कि अगर 60 दिनों के भीतर गवर्नमेंट ने कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया, कोई भी आपको जो है वो सूचना नहीं दिया कि आपको मैं डिनाई करता हूँ क्लोजर का या आपको मैं अप्रूव करता हूँ कि आप क्लोज कर लो, तो कोई भी रिस्पांस अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो फिर आप जो है ये मान के चलोगे कि आपको क्लोजर करने का जो है अधिकार मिल गया, ठीक है। यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है कि अगर किसी एम्प्लॉयमेंट में 50 से कम वर्कर है, ठीक है, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट में उसके एम्प्लॉयर को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। 50 से कम है अगर उसके एम्प्लॉयमेंट में तो फिर वो नोटिस नहीं देगा गवर्नमेंट को तो भी चलेगा, वो अपना क्लोजर कर सकता है, ठीक है। 50 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है, तब उनको 60 दिन पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्लोजर में? थम्स अप दे दो अगर समझ में आया तो। क्लोजर मैंने बता दिया, रिट्रेंचमेंट बता दिया, ठीक है, और क्लोजर का प्रोसेस भी बता दिया। अगर 50 बंदा से कम है तो आप नोटिस नहीं दो तो भी शटर गिरा सकते हो। अगर आपके यहाँ 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में है वर्कर तो आपको एक नोटिस गवर्नमेंट को और एक नोटिस जो है वर्कर को देना होता है और फिर आप शट डाउन कर सकते हो। गवर्नमेंट अगर डिनाई कर दिया तो फिर आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने अगर 60 दिन में कोई रिप्लाई नहीं दिया तो भी आप क्लोजर मान सकते हो कि क्लोजर कर सकते हो, ठीक है। अब अगला मॉड्यूल में कौन सा सवाल है जरा देख लूँ, एक सेकेंड। ये भी आपका क्लियर, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जो इम्पोर्टेंट है ना वो कवर कर लो, अभी बाकी नया नया PDF मत पढ़ो, नहीं तो दिमाग का और आप लोगों का जो है ना भाजी पाला हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ो, अभी मॉड्यूल के हिसाब से हम पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़ो। तो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। अभी अगला क्या है आपका, एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट प्री-रिक्विजिट। यही ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर का जो है ना ये बोलता है पूरे कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करें, ठीक है, और उसके बारे में प्री-रिक्विजिट्स के बारे में बताएं। तो यही सब है जो मैंने ऊपर बताया वही है। इसके बाद अगला है आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहा है। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या है, ये सवाल है आपका, मैंने जो बनाया है उसमें सवाल नंबर है आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का, किधर गया सवाल, सवाल नंबर 8। कोई मेरा PDF खोलना तो उसमें देखना 8 नंबर का जो सवाल है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के बारे में ही है, ठीक है। लेकिन मैं अभी अच्छे से इसको डिफाइन करूंगा। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस रेफर टू एन एक्शन टेकन बाय एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन दैट वायलेट्स द राइट ऑफ वर्कर, ठीक है। कोई भी ऐसा मतलब एक्शन जो एम्प्लॉयर ने लिया हो या ट्रेड यूनियन ने लिया हो और वो एक्शन किसी भी तरीके से वर्कर के राइट को वायलेट करता हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अब अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को डिटेल में हम लोग समझेंगे। एक सेकंड दे दीजिए मुझे। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, आ गया। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का पढ़ेंगे हम लोग। मीनिंग तो समझ गए आप लोग क्या है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का। अब देखिए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, ठीक है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है। एम्प्लॉयर होल्ड सिग्निफिकेंट पावर इन द एम्प्लॉयमेंट relationship and unfair labor practice by employer often stem from the abuse of this power. The 5th schedule of Industrial Dispute Act outline a specific unfair trade practice by employer which includes, ठीक है, देखो ये जो अभी मैंने पढ़ा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसमें हमने क्या पढ़ा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेफर टू एक्शन टेकन बाय एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन। तो अभी हम एम्प्लॉयर के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एम्प्लॉयर कैसे कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला दिया हुआ है इंटरफियरेंस विद वर्कर्स
राइट टू यूनियनाइज, ठीक है। एम्प्लॉयर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरफियरिंग विद, रिस्ट्रेनिंग और कोवर्जिंग वर्कर्स इन देयर राइट टू ऑर्गेनाइज, फॉर्म, ज्वाइन और असिस्ट अ ट्रेड यूनियन, ठीक है। ये बोलता है कि हर वर्कर को अधिकार होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कि वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, वो एक ट्रेड यूनियन बनाए, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयर उसमें इंटरफियरेंस कर रहा है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं होने दे रहा है या ट्रेड यूनियन नहीं बनाने दे रहा है, ठीक है, उसको रिस्ट्रेन कर रहा है या कोर्स कर रहा है, ठीक है, वर्कर को, तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, याद रखना। उसमें वो क्या क्या कर सकता है? उसमें किसी एम्प्लॉयर को, किसी वर्कर को थ्रेट दे सकता है कि तुमने अगर ये ट्रेड यूनियन बनाया तो मैं तुमको निकाल सकता हूँ, ठीक है, या उसको बोलेगा कि तुम्हारी सैलरी होल्ड कर दूंगा, या उसको बोल देगा कि कल से तुम मत आना, ठीक है। तो इस तरीके से बाय कोअर्जन, बाय थ्रेट, ठीक है, अगर आप कुछ करते हो तो इसको बोला जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। दूसरा है डोमिनेटिंग और सपोर्टिंग टू अ ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉयर आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम डोमिनेटिंग, interfering with or contributing support, whether financial or otherwise, to any trade union, ठीक है। ट्रेड यूनियन किसके लिए बनाया जाता है? वर्कर के लिए। ट्रेड यूनियन कौन बनाता है? वर्कर। अगर ट्रेड यूनियन जो है, जो लीडर होता है, अगर उसको सपोर्ट करने लगे एम्प्लॉयर या उसको डोमिनेट करने लगे तो वो वर्कर के हित में काम कर सकता है क्या? नहीं करेगा। ट्रेड यूनियन को बोल देगा कि मैं तुमको इतना दे देता हूँ यार, वर्कर से थोड़ा काम बढ़वाओ, वो बढ़वा देगा काम, वो बोल देगा कि प्रेशर है करो। तो ये क्या है? ये गलत है ना। आपको कोई भी एम्प्लॉयर को ट्रेड यूनियन के साथ डील नहीं करना है, उसके साथ उसके काम में इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको ट्रेड यूनियन को सपोर्ट नहीं करना है अगर आप एम्प्लॉयर हो तो, ठीक है। तो ये सब करने से उनको प्रोहिबिट करता है कौन? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो अगर वो ऐसा करता है तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा है इस्टेब्लिशिंग एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ट्रेड यूनियन टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन कंट्रोल और स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर इज कंसीडर्ड एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप ट्रेड यूनियन को स्पॉन्सर कर रहे हो, ठीक है, पैसा वैसा दे के उसको कंट्रोल कर रहे हो, तो ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है एम्प्लॉयर के द्वारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका एक सेकंड, हाँ, इसके बाद तो यही है इसमें, ठीक है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के केस में यही सब इसमें दिया है, इसके बाद कंक्लूजन दे दिया है, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला सवाल, किधर गया? ये हो गया। इसके बाद है आपका ये हो गया तीसरा, ठीक है। अभी अगला है ऊपर मॉड्यूल 2 में 2.4 में है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन या वर्कर, ठीक है। वर्कमैन कौन होता है? तो ये भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पूछा गया है। तो वर्कमैन का मैंने डिफिनीशन बताया है आपको। आपका सवाल नंबर देखोगे, कौन सा सवाल नंबर है आपका? मेरे नोट्स में जो इम्पोर्टेंट 40 भेजा है उसमें 35 है क्वेश्चन नंबर, आप उसको पढ़ना। उसमें देखो क्या बनाया मैंने। सेक्शन 2 सबसेक्शन एस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट define workman as a workman means any person employed in any industry to do any skilled, unskilled, manual, supervisory work, technical, clerical, operational, for salary or reward, whether the terms of employment be expressed or employment, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन एस बोलता है
कि एक वर्कमैन में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो वर्कमैन में कोई भी बंदा जो किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, ठीक है, चाहे वो स्किल्ड वर्क करता हो, अनस्किल्ड वर्क करता हो, सुपरवाइजरी वर्क करता हो, टेक्निकल वर्क करता हो, क्लरिकल वर्क करता हो, ऑपरेशनल वर्क करता हो, जिसके बदले उसको सैलरी या रिवॉर्ड मिलता हो, ठीक है, तो वैसे एम्प्लॉयमेंट में जो बंदे होते हैं उसको बोला जाता है वर्कमैन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है वर्कमैन का। अभी ऊपर पूछ रहा है आपका मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में है आपका मेन, ये है मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो है क्या क्या मैकेनिज्म अपनाए जाते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो रुक जाइए फिर बताता हूं मैं, किधर गया। किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है। देखिए, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। उसमें क्या क्या दिया हुआ है पता है? पहला है मैकेनिज्म में कंसिलिएशन, दूसरा है मीडिएशन, तीसरा है आर्बिट्रेशन, चौथा है एडजुडिकेशन और पांचवा है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, अभी देखो ये 5 हो गया आपका मैकेनिज्म। जब आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पढ़ोगे ना ADR, तो उसमें भी 4 तरीके का जो है 5 तरीके का मैकेनिज्म बताया गया है कि आप किसी भी मैटर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। ADR की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो ADR आप लोगों को अगले सेमेस्टर में रहेगा। अभी जो आपका है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसमें पूछ रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर कोई हुआ है तो उसको आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके मैकेनिज्म क्या है इस एक्ट के अंदर। तो सबसे पहला ये एक्ट बोलता है कि आप कंसिलिएशन में जा सकते हो, ठीक है, कंसिलिएशन। दूसरा बोलता है कि आप मीडिएशन में जा सकते हो। तीसरा बोलता है आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। चौथा बोलता है आप एडजुडिकेशन में जा सकते हो। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कोर्ट में, एडजुडिकेट करता है कोर्ट। और अगला है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जा सकते हो। ठीक है, तो ये 5 चीजें दिया हुआ है कि आप ये पांचों मैकेनिज्म से आप किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन क्या होता है, देखो कंसिलिएशन का जब प्रोसीडिंग देखोगे तो जो बंदा एग्रीव्ड है, ठीक है, वो मतलब इस केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों बंदा एक इंडिविजुअल इंसान को रखेगा। वो दोनों जो है किसी तीसरे को जो कंसिलिएशन का काम करता होगा, जो भी ऑफिस होल्ड करता है, उनको अप्रोच करेगा और ये दोनों अपनी बात उनको रखेंगे। और वो जो कंसिलिएशन ऑफिसर होगा, ये दोनों जो बंदा मिलके किसी भी कंसिलिएशन ऑफिस को चूज करेगा कि मुझे यहाँ पे अपना कंसिलिएशन कराना है। कंसिलिएशन का प्राइवेट भी ऑफिस होता है और गवर्नमेंट का भी ऑफिस होता है कंसिलिएशन का। ठीक है, उनको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। कंसिलिएशन में जाना है तो आप कंसिलिएटर के ऑफिस जाइए, वहाँ पे आप दोनों का डिस्प्यूट रखिए, वो आप दोनों के डिस्प्यूट के हिसाब से रिजोल्यूशन देगा। ठीक है, मीडिएशन का क्या होता है? मीडिएशन का मतलब है कि भाई कोई एक मीडिएटर को अपॉइंट किया जाएगा जो इंडिविजुअल होगा, वो दोनों की बात सुनेगा और फिर दोनों को सलाह देगा कि भाई आप इस रास्ते से चलिए, आपका डिस्प्यूट इस तरीके से खत्म हो सकता है। ठीक है, उसको बोला जाता है मीडिएशन। मीडिएशन मीडिएटर के द्वारा होता है, कंसिलिएटर के द्वारा होता है। दोनों में यही होता है कि दोनों बंदा जो है, कंसिलिएशन में भी आप अपने पसंद का आदमी रखो, वो अपने पसंद का रखेंगे, फिर वो दोनों मिलकर किसी कंसिलिएशन ऑफिसर को ढूंढेंगे, फिर वहाँ पे आपका प्रॉब्लम चलेगा। ठीक है, मीडिएशन में भी ऐसा ही होता है। आर्बिट्रेशन का जो होता है वो आर्बिट्रेटर करता है। आर्बिट्रेशन में आप तब जा सकते हो जब आपका एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई एग्रीमेंट हुआ हो, ठीक है, और उस एग्रीमेंट में आपने ये तय किया था कि हमारा जो डिस्प्यूट होगा हम उसको लेके आर्बिट्रेशन में जाएंगे। ये याद रखना, आर्बिट्रेशन में जाने वाला बंदा हमेशा याद रखेगा कि उसका पहले से
डिसाइड होगा उसके कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में कि उसको आर्बिट्रेशन में जाना है, तभी वो जा सकता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन में आप ऐसे ही नहीं जा सकते। आर्बिट्रेशन का क्लॉज आपके अगर एग्रीमेंट में है तभी आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। ठीक है, आर्बिट्रेशन में भी आर्बिट्रेटर के ऑफिस में जाते हैं, दोनों अपनी बात रखते हैं, फिर वो उनको रिजोल्यूशन देता है। ठीक है, एडजुडिकेशन का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा। भाई आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट में कहाँ जा सकते हो? लेबर लॉ में कहाँ है कोर्ट? तो लेबर लॉ में लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है। तो वहाँ पे जाके आपको अपने मामले रखने हैं और वहाँ पे वो कोर्ट जो है आपके मामला को एडजुडिकेट करेगा। ठीक है, इसके बाद है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? जब आपका कंसिलिएशन का जो प्रोसीडिंग है वो अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, आप कंसिलिएटर के जो भी सवाल थे, कंसिलिएशन के जो भी ऑर्डर थे, आप दोनों में से किसी को डिसएग्री हो गया कि नहीं, उन्होंने जो ऑर्डर दिया उसको हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तब आपका वो जो मैटर है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जाता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होता है वो एक या एक से अधिक बंदों का एक इंडिपेंडेंट वो होता है। ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसमें आपका मामला जाता है फिर, और फिर वो आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आप तब जा सकते हो जब आपका कंसिलिएशन में मामला नहीं सॉल्व होता है। तो ये 4-5 मैकेनिज्म है जो जिससे आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो। अगला है आपका कौन सा? स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर का भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकेंड। स्टैंडिंग ऑर्डर का भी मैंने डेफिनेशन दिया है आप लोगों को, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, मैं बता देता हूँ मेरे सवाल के लिस्ट में कौन से नंबर पे है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर किधर गया? मेरे सवाल में सवाल नंबर 6 है। आप मेरा जो इम्पोर्टेंट 40 वाला था उसमें जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें बात किया गया व्हाट इज मींट बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अभी मैं पहले देखिए, इन लेबर लॉ स्टैंडिंग ऑर्डर आर ए सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें कुछ ऐसे टर्म और कंडीशन दिए होते हैं। ठीक है, जो किसी एम्प्लॉयर जो उस एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के जो उनके जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उनके जो कंडक्ट होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, उनको बैलेंस करने का काम करता है स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आप किस शर्त पे इस जॉब में आए, आपको एम्प्लॉयर ने किस शर्त पे रखा, आप कब कब छुट्टी ले सकते हो, मतलब वो सारा डिटेल उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो इन लेबर लॉ स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप किस टर्म और कंडीशन के साथ इस एम्प्लॉयमेंट में आए हो। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, इन सिंपल वर्ड, स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेफर टू अ सेट ऑफ रेगुलेशन दैट गवर्न द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द कंडक्ट ऑफ बोथ वर्कर एंड एम्प्लॉयर विद इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। मैंने यही बताया आपको पहले। ठीक है, कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उसमें कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसको आप दोनों ने एग्री किया है कि भाई हम दोनों इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे और हम इसमें काम करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो भी टर्म और कंडीशन आप दोनों के बीच बनते हैं उसके सेट ऑफ रूल्स को स्टैंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, ये हो गया। हाँ, स्टैंडिंग ऑर्डर्स कवर वर्कर्स क्लासिफिकेशन, वर्क आर, हॉलीडेज, लीव, टर्मिनेशन, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एंड अदर मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। देखें,
इसमें जब आप एम्प्लॉयमेंट में आते हो तो आपको बताया जाता है ना कि आपको कितने घंटे काम करना है, वर्क आवर आ गया इसमें, आप छुट्टी कब ले सकते हो, हॉलीडे आ गया इसमें, आपको अगर छुट्टी लेना है किसी कारणवश तो लीव पॉलिसी के ऊपर डिस्कस होता है, आपको कब टर्मिनेट किया जा सकता है इसके बारे में उसमें लिखा रहता है, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लेना होगा तो कौन सी गलती के कारण लिया जाएगा वो रहता है उसमें, आपका जो डिस्प्यूट है वो कैसे सॉल्व करोगे, बाद में आप आर्बिट्रेशन में जाओगे, कंसिलिएशन में जाओगे, उसके बारे में लिखा रहता है। तो देखें, तो ये सब जो टर्म और कंडीशंस होते हैं इसी के एक क्या बोलते हैं उसको, सेट ऑफ बुक्स या सेट ऑफ रूल्स को स्टैंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। अब देखो इसके पीछे एक केस लॉ भी है, मैं बताता हूँ। पहले ये समझो, ए स्टैंडिंग ऑर्डर इन द इंडियन लेबर लॉ प्रोवाइड्स रूल्स एंड रेगुलेशन इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप एम्प्लॉयमेंट में गए, उसमें जो भी रूल और रेगुलेशन के आधार पर आप दोनों ने एम्प्लॉयमेंट को शेयर किया कि भाई हाँ मैं नौकरी करूँगा, आपने बोला हाँ मैं तुमको रखता हूँ, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होंगे ना आप दोनों के बीच, तो उसी को बोला जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है। इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज के सूरी बाबू, ये मामला है 2023 का। इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टैंडिंग ऑर्डर being the special laws overruled all other laws. The service conditions are regulated by standing order as far as disciplinary action are concerned. देखिए इसमें ये केस जो था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अदर लॉ में क्या बोलता है इसके बारे में हमें नहीं पता। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है अपने आप में एक स्पेशल लॉ है, और जो ये डिफाइन करता है कि भाई उसके अंदर जो कोई बंदा आता है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, तो उसके अंदर खुद ही वो कंडीशन बनाए हैं ना, वो उस कंडीशन के साथ रेगुलेट होंगे, उनको बाहर से क्या मतलब है। अगर उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेना है तो स्टैंडिंग ऑर्डर में तो वो सब कवर है ना। मैंने अभी आपको बताया ना, डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में भी उसमें बताया जाता है कि भाई आपके ऊपर कब कब डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया कि देखिए जब स्टैंडिंग ऑर्डर बना है, और स्टैंडिंग ऑर्डर में तो सारा नियम कानून सब लिखा रहता है, तो वो उस इंडस्ट्री के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस के लिए वो स्पेशल लॉ हो गया। तो हमेशा स्पेशल लॉ जो होता है लोकल लॉज के ऊपर भारी होता है। ठीक है। तो कोर्ट ने कहा अगर डिसिप्लिनरी एक्शन ही लेना है तो स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पर भी लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें तो सर्विस के कंडीशन सारे रेगुलेट होते हैं उसी के दौरान ना। तो ऐसा है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टैंडिंग ऑर्डर ही मतलब इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है स्पेशल लॉ होता है। ठीक है, बस हो गया, यही है मेन। इसमें कुछ स्टेट्यूटरी नेचर है स्टैंडिंग ऑर्डर का, वो क्या है बता देता हूँ। द स्टैंडिंग ऑर्डर आर बाइंडिंग ऑन द वर्कमैन और एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो है उसके ऊपर बाइंडिंग होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर आपने उसमें कुछ कंडीशन लिखे थे, जैसे मान के चलो आपने उसमें टर्म दिया था और कंडीशन था उसमें कि एम्प्लॉई जो है कभी भी छुट्टी ले सकता है, ठीक है, और आपने मान लिया कि ठीक है कभी भी छुट्टी ले सकता है। अभी उसको कभी भी छुट्टी लेना है तो आप मना कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो स्टेट्यूटरी मतलब पावर रखता है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा उसको, बाइंडिंग है वो। ठीक है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ए स्टैंडिंग ऑर्डर इज रूल मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑपरेट मोर एज अ स्टेट्यूटरी नेचर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं आपके बारे में, ये स्टेट्यूटरी नेचर रखता है कौन, आपका स्टैंडिंग ऑर्डर। तो बस यही है स्टैंडिंग ऑर्डर में, और क्या स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ इसमें नहीं दिख रहा है और एक्स्ट्रा। अब कुछ आपसे पूछा जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर कुछ अच्छे से बताओ, मतलब एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो उसमें जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें राइट और लाइबिलिटीज़ के बारे में होता है, टर्मिनेशन और सस्पेंशन के बारे में हो सकता है। ठीक है, आपका जो कोई डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में बात होगी। अभी मैंने बताया था ना, लीव पॉलिसी के बारे में बात होगा,
टर्मिनेशन के बारे में बात होती है, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के बारे में उसमें प्रोसीजर होता है, ठीक है। हॉलीडेज आपको कब लेना है वो उसके बारे में होता है। आपका वर्क आवर कितना होगा उसके बारे में बात रहता है, ठीक है। आपके काम क्या होंगे, अदर वर्कर के काम क्या होंगे, तो वर्कर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात होती है। तो ये सारा बात जो है स्टैंडिंग ऑर्डर में जो है कवर होता है। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया हो, ठीक है। हेलो, ओके। अभी है आपका अगला सवाल, किधर गया, ये स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया। अभी पूछ रहा है इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में बताइए। तो देखिए मैंने आप लोगों को सवाल जो भेजा था इम्पोर्टेंट 40, मैं बार बार वहीं पे आ रहा हूँ, उसमें इंडस्ट्री डिफाइन किया है मैंने। इंडस्ट्री कौन से सवाल में है ये देख लो। इंडस्ट्री का मैंने बताया है आपको, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमने इंडस्ट्री के बारे में डिफाइन किया है अच्छे से, ठीक है। अभी देखो इसमें बोल रहा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे आज इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइंड इंडस्ट्री एज अंडर, ठीक है। इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और एनी अदर इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन, ठीक है। किसी भी वर्कमैन के कोई ऐसा इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन जहाँ पे मान के चलो कोई बिजनेस हो, ट्रेड है, अंडरटेकिंग है, मैन्युफैक्चर होता है, एम्प्लॉयमेंट है, हैंडीक्राफ्ट है, तो ये सारा जो है इंडस्ट्री के अंदर कवर होता है। आपको याद होगा तो बेंगलोर वाटर सप्लाई का केस जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर ही है, ठीक है। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 3 ले डाउन किया था ना आपका ये रूल कि भाई अगर ये 3 प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, ट्रिपल टेस्ट, तो ये माना जाएगा कि वो इंडस्ट्री में कवर होता है, अगर नहीं कवर होता है तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो ये तो हो गया इंडस्ट्री के बारे में। अभी इंडस्ट्री का एक सेकेंड, अभी देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइन इंडस्ट्री एज एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर and includes any calling, service, employment, handicraft और industrial occupation और evocation of workman, तो ये इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। An industry exists only when there is relation between employers and employee, the former is engaged in business, ठीक है। तो इंडस्ट्री तभी उसको माना जाएगा जब वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच जो है कोई रिलेशनशिप होगा, ठीक है। एनी ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर एंड लेटर इज इंगेज्ड इन कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन, ये सब इंडस्ट्री में आएगा। सेक्शन 2J गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री विच वॉज इलेबोरेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेज R राजप्पा के केस में, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि जब आपसे 13 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा क्या, डिफाइन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन एनी केस लॉ विच अप्रूव्स या विच लेज डाउन या विच वॉज एलेबोरेट, ठीक है, इंडस्ट्री। तो आपको इस केस का जिक्र करना है वहाँ पे, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेज R राजप्पा। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्री के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री का स्कोप कहाँ तक है, ठीक है। कब कब आप किसी एम्प्लॉयमेंट को इंडस्ट्री मान सकते हो, कब कब आपको नहीं मानना है, ठीक है।
Honorable Supreme Court, in his landmark judgment, name Bangalore Water Supply versus and Sewerage versus R. Rajappa, the court held that first, any activity will be industry if it fulfills the triple test as under. सबसे पहला सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, अगर वहाँ पे सिस्टमेटिक वर्क हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वर्क हो रहा है, सब मिल के कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री में आएगा. दूसरा, विद द कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों का कोऑपरेशन होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं, ऐसा नहीं. दोनों कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हो. ठीक है, तो वो इंडस्ट्री में आएगा. तीसरा, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस. ठीक है, मतलब इस ऐसा जगह, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे प्रोडक्शन भी होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए. कुछ ऐसे गुड्स हैं जहाँ वो बनना भी चाहिए और बंटना भी चाहिए, तभी वो इंडस्ट्री में आएगा. तो आपसे अगर बेंगलोर वाटर सप्लाई का केस के बारे में पूछे तो ये भी आपको इसमें याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 ट्रिपल टेस्ट लगाया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी इंडस्ट्री तब तक इंडस्ट्री नहीं माना जाएगा जब तक ये तीनों टेस्ट फुलफिल नहीं करता है. ठीक है, पहला टेस्ट क्या, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वर्क होना चाहिए. दूसरा, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होना चाहिए. तीसरा, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी भी गुड्स का. ठीक है, तब वो माना जाएगा कि वो इंडस्ट्री है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के बारे में बस इतना ही है और कुछ खास है नहीं. ठीक है.